हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट पार्ट 2। चलिए बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके उद्देश्य क्या थे, किस लिए शुरू किया गया था। तो सबसे पहला है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी कि भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ब्रिटिश रूल जो है उसके अंडर में, अगर ज़रूरी है तो बिना उसके भी। देखिए यहाँ पर क्या था, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका ये भी मानना था कि भाई तुरंत ही हमको पूरी तरह से रूल जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ये देश है और उसको रिस्पॉन्सिबली तरीके से, ठीक है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए उनके अंडर में उनकी डिमांड थी। लेकिन फिर भी ये भी था कि बिना उनके या उनके अंडर में जैसे भी हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। इसके अलावा कहा गया रॉलेट एक्ट जो है उसको हटा लिया जाए। रॉलेट एक्ट हमने पहले भी समझा, जिसमें ये क्या था कि किसी पर अगर शक है उसे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, उसे कभी भी उसकी तलाशी ली जा सकती है बिना किसी वारंट के। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि पंजाब रॉन्ग जो है उसको सही किया जाए, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था, उसके लिए ये क्षमा मांगे, ठीक है, सॉरी हो और इसके गिल्टी हो, और इसके अलावा इनकी जो पनिश बनती है उसको वो सफ़र करें। खिलाफत रॉन्ग जो है उसको भी सही किया जाए, यानी कि जो कैलिफ हैं वापस से उनकी पोजीशन उनको दी जाए। टू क्रिपल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिपल बनाना, ठीक है। हमने देखा बाइकआउट मूवमेंट हो गया, जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्होंने काम छोड़ दिया। तो ये था कि गवर्नमेंट को हम लोग क्रिपल बना देंगे कि वो बिना हमारे काम ना कर सके, इस तरीके की पोजीशन में उसको ला देना। चलिए बच्चों, बात करते हैं मेथड्स एंड प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके तरीके क्या थे, इसके प्रोग्राम क्या थे, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए क्या था ये कि हमें गवर्नमेंट जो है उसको सहयोग नहीं करना है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है, फिर वो हमारी बातें जो है वो मानने के लिए मजबूर होगी। तो यहाँ पर क्या था कि महात्मा गांधी, अदर जो लीडर्स थे, साथ ही साथ अली ब्रदर्स, ये देश के कोने कोने लोगों तक पहुँचने लगे और उनको इस मूवमेंट के बारे में लोगों ने बताना शुरू किया। इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बहुत ज़्यादा जोर डाला। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी क्या थे, ब्रिटिश पावर जो थी उससे परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पर सबको साथ लाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी भाई विरोध जताने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको टाइटल्स मिले थे, ऑनर्स मिले थे, इन सभी को उन्होंने वापस करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद अदर लोग भी जो थे गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह में, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने टाइटल्स जो, अपने जो ऑनर्स मिले थे उनको, वो चीज़ें उन्होंने भी वापस करनी शुरू करी। इसके अलावा गवर्नमेंट फंक्शन जो हैं उसमें बाधा है, उसमें प्रॉब्लम आए, इसके लिए लोगों ने क्या किया कि अपनी जॉब जो है वो छोड़ने लगे। लॉयर्स जो थे वो कोर्ट जाना उन्होंने छोड़ दिया। हम बात करें बच्चों की, बच्चे भी अब स्कूल जाना छोड़ दिए, ठीक है, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। टीचर्स जो थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। इस तरीके से था कि इस तरीके से काम जो है वो ठप पड़ जाएगा, हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट क्या होगी, परेशान होगी, ठीक है। और इसी दौरान हम देखते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, काशी, बिहार, गुजरात विद्यापीठ, ये सारे जो थे ये इस्टेब्लिश हुए इसी दौरान, जिससे कि हमें क्या है, अपने लिए एक ऑप्शन मिले। इसके अलावा जो इलेक्शंस थे उनका भी बायकॉट किया गया। हम लोग बात कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन हो गए, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन हो गए, इन सभी का बायकॉट किया गया। जो लोग नॉमिनेटेड थे, ठीक है, जो लोकल बॉडीज़ की सीट्स के लिए, उन्होंने भी क्या किया, रिज़ाइन किया। इसके साथ ही साथ स्वदेशी जो है इसे प्रेशराइज किया गया कि स्वदेशी का यूज़ किया जाए, और बायकॉट किया गया फॉरेन गुड्स का, कि जो विदेशी सामान है वो ना खरीदे जाएं। जगह जगह चौराहों पर विदेशी सामान जो थे वो जलाए जाने लगे। विमेन जो थी उन्होंने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विमेन जो अभी तक ये था कि जो विमेन है वो कहाँ रहेंगी, वो घर के अंदर रहेंगी,
पर्दा एक तरीके से करना उनके लिए ज़रूरी था। अब यहाँ पर वो सारी विमेन जो थी उन्होंने पर्दा अपना छोड़कर और इस स्ट्रगल में, मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी स्ट्रगल किया। साथ ही साथ वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी तिलक स्वराज फंड के लिए अपनी ज्वेलरीज देने के लिए। देखिए क्या था तिलक स्वराज फंड, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ये शुरू किया था तिलक स्वराज फंड, जो कि तिलक जी के नाम पर था। तिलक जी जिसमें कि लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो स्लोगन था उनका, इसने लोगों के अंदर एक कह सकते अवेयरनेस, एक एंथू जो था वो जगाया। लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास था बाल गंगाधर तिलक जी में। 1920 में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। इसके बाद इनका जो भी मूवमेंट थे या गांधी जी के साथ के जो मूवमेंट थे, सभी जगह इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, लोगों को इनकरेज करना, मूवमेंट को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। जब इनकी डेथ हो गई तो जिस डेट पर डेथ हुई थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं पुण्यतिथि, तो उनकी जो पुण्यतिथि थी उसी दिन महात्मा गांधी ने एक फ़ंड जो था उसको नाम दिया तिलक स्वराज फंड, जिसमें कि जो नेशनल मूवमेंट थे इसके लिए फ़ंड इकट्ठा करना था। यहाँ था कि 1 ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो कलेक्ट करने हैं। ठीक है, आज के टाइम में देखें 1 करोड़ अमाउंट जो है आज के टाइम में भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन हम अगर सोचें उस दौरान, ठीक है 1920-21 की बात अगर हम करें, उस दौरान ये अमाउंट तो बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन लोगों का प्यार इतना ज़्यादा था तिलक जी के साथ और कि उनके इमोशंस उनके साथ जुड़े। बाकी तो नेशनल मूवमेंट था, उसमें पार्टिसिपेशन था लोगों का, ठीक है, वहाँ सारे इमोशंस सब कुछ जुड़े थे, लेकिन जब उसको ये नाम दिया गया तो लोगों के इमोशंस उससे और ज़्यादा जुड़ गए और लोगों ने दिल खोल कर वहाँ पर उस फंड में अमाउंट जो था वो डोनेट किया। साथ ही साथ विमेन जो थी उन्होंने इस फंड के लिए ज्वेलरीज भी दी। जिस तरीके से जो ये दिख रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है ये अमाउंट कलेक्ट करना, ये पॉसिबल हुआ इनके नाम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर विमेन जो थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जेल भी गई, ठीक है, मार भी पड़ी उन्हें, ये सारी चीज़ें। लेबर्स जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ विलेजर्स जो थे, ठीक है, विलेजेस जो होते हैं वहाँ पर क्या काम होता है, वहाँ पर देखें तो हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर का ही काम होता है। टैक्स कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो था वो एग्रीकल्चर से आता था। इनकम टैक्स तो हमने देखा वर्ल्ड वॉर के दौरान उससे इंट्रोड्यूस कराया गया, बट ये जो फार्मर्स थे ये हमेशा से टैक्स दे रहे थे। तो जो विलेजर्स थे उनकी बात करें, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, नॉन कोऑपरेट। ठीक है, तो हर जगह से कह सकते हैं मेन विमेन हर किसी का, गांव में देखें शहरों में देखें, हर किसी का पार्टिसिपेशन यहाँ पर था इस मूवमेंट में। ठीक है, महात्मा गांधी जिन्होंने यहाँ पर इनकरेज किया स्वदेशी को, लोगों तक लोगों के बीच में स्वदेशी को पॉपुलराइज करा उन्होंने। इसके अलावा महात्मा गांधी जो थे फॉरेन गुड्स उनका यूज़ नहीं करना, इसके खिलाफ तो थे ही। इसके अलावा इनका ज़्यादा विश्वास था कि इंडस्ट्रीज़ नहीं बल्कि लोग जो हैं अपने घरों में खुद से चरखा रखें और खुद से जो सूत है वो बुनाई करें, उससे अपने फैब्रिक जो है वो बनाएं। ठीक है, ऐसा उनका फेथ था। तो यही चीज़ें जो थी वो उन्होंने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि घर घर में तकली और चरखा होना चाहिए, और हुआ भी यही। लोगों ने उस दौरान इतने ज़्यादा चरखे वगैरह जो थे उनकी डिमांड बढ़ गई, उसको बनाया जाने लगा, क्योंकि अब सभी जो थे उनकी बातों पर चलते हुए कह सकते हैं उनको फॉलो करते हुए तकली और चरखा का यूज़ करने लगे थे। वेव ऑफ अनपैरेलल्ड एंथू, ठीक है, जो एंथू पहले कभी नहीं दिखा था, ठीक है, ऐसी उस समय में वेव जो थी वो फैल गई। मतलब जो जिस तरीके का एंथू उस दौरान था कभी नहीं देखा गया। ठीक है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा था। इस मूवमेंट को लेकर लोगों के अंदर जितना जोश, जितना उत्साह था वो पहले कभी नहीं देखा गया। इसी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे आज़ाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला भी कि इससे पहले ब्रिटिश जो है उनका कनेक्शन यहाँ से हुआ, तब उससे पहले यहाँ पर कभी इतना ज़्यादा जोश जो था वो नहीं देखा गया। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ के जो लोग थे देश प्रेम के लिए, इतना ज़्यादा देश प्रेम, देश के लिए इतना प्यार जो था वो पहले कभी नहीं देखा गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनसे फाइट करने के लिए एबिलिटी जो अभी है वो पहले कभी नहीं देखी गई। तो इससे समझा जा सकता है
कि ये जो मूवमेंट था वो कितना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह था। यहाँ पर लोग जो थे बिल्कुल तैयार थे हर तरीके के सेक्रीफाइस के लिए, मार खाने के लिए तैयार थे, जेल जाने के लिए तैयार थे, जान गंवाने के लिए तैयार थे, डोनेशन के लिए तैयार थे, हर तरीके से पार्टिसिपेशन के लिए तैयार थे। ठीक है, आइए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के वर्ड्स में। Never before in the history of India, since its connection with Britain, had popular indignation and popular enthusiasm been greater. Never before during this period had the country seen the loving and ungrudging services of so many of her sons. Never before had the faith of the people in themselves and the country's ability to solve its even difficulties seems bright. चलिए बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थे, इनके जो प्रोग्राम थे, इनके प्रकार के बारे में। तो इसके दो प्रकार थे, एक था नेगेटिव, एक था पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव प्रोग्राम की। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकेंड पॉजिटिव। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव प्रोग्राम्स की बात करेंगे। नेगेटिव प्रोग्राम्स में भाई जो बायकॉट किया गया, रिज़ाइन किया गया, और साथ ही साथ इलेक्शंस जो थे, ठीक है, वहाँ से रिज़ाइन करना या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, आइए समझते हैं। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, इन सब का बायकॉट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हो गया। बायकॉट ऑफ इलेक्शंस टू बी हेल्ड, जो इलेक्शंस होने थे उनका बायकॉट। ठीक है, लोकल बॉडीज़, ठीक है, लोकल बॉडीज़ की जो सीट्स थी वहाँ पे जो नॉमिनेटेड लोग थे उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिसेस। ठीक है, हम लोग इसके बारे में भी पहले डिस्कस किए कि जो टाइटल्स थे, ऑनर्स थे, डिग्रीज थी, ये सारी चीज़ें जो थी वो वापस कर दी गई थी। ठीक है, रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट फंक्शंस जो थे उसको अटेंड करने से मना करना। ठीक है, ये क्या थे, ये नेगेटिव पॉइंट्स थे। चलिए बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव प्रोग्राम्स। क्या थे पॉजिटिव प्रोग्राम्स? अभी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं, उसी में से निकल के आएगा पॉजिटिव प्रोग्राम्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी एंड खादी, स्वदेशी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और साथ ही साथ खादी को प्रमोट किया गया कि हर किसी के घर में चरखा हो और खुद से लोग जो है वो अपना फैब्रिक रेडी करें। ठीक है, तो यहाँ पर खादी और स्वदेशी, क्योंकि फॉरेन गुड्स उनका बायकॉट करना था और स्वदेशी अपनी देश की चीज़ें जो थी वो यूज़ करनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो भी देखने को मिली, वो भी बढ़ी। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी था कि इन दोनों का साथ आना, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो थी वो भी यहाँ से रिमूव हुई। देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन सबका था, सब ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पहले क्या था, अनटचेबिलिटी थी, भाई जो लोअर कास्ट से लोग थे या बैकवर्ड क्लास से थे उनको लोग टच नहीं करते थे, उनकी टच की हुई चीज़ें मतलब जो थी उनका यूज़ नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पर क्या था, सब लोग जो थे वो यहाँ पर साथ आए, इस तरीके से अनटचेबिलिटी जो थी वो रिमूव हुई। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि लिकर वगैरह हो गया, इन सभी की बिक्री पर रोक लगा दी गई, इन सभी के यूज़ पर रोक लगा दी गई। जो विमेन होती थी ना, जगह जगह पर बैठी होती थी, विमेन हो गए, बच्चे हो गए, ये सभी बैठे होते थे, पिकेटिंग करते थे, यानी निगरानी रखते थे कि लिकर जो है वो कोई ना खरीद के ले जाए, फॉरेन गुड्स है वो उनको ना खरीद के ले जाए, उनका यूज़ ना करे। ठीक है, तो जगह जगह पर वो पिकेटिंग इसीलिए किया करते थे। लिकर शॉप जो होती थी उसके बाहर खड़े हो जाना, बैठ जाना, वहाँ पे धरना देना, ये सारी चीज़ें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इस दौरान बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो थे वो इस्टेब्लिश हुए। हमने अभी बात की जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, काशी बिहार गुजरात विद्यापीठ, ये सभी क्या थे, इस दौरान ही इस्टेब्लिश हुए। क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन चाहिए था कि अगर हम गवर्नमेंट चीज़ें जो है उनका बायकॉट करेंगे तो हमें अपनी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन तो ज़रूरी है ही। एमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, ठीक है, तो विमेन जो थी उनका यहाँ पर उत्थान हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ और साथ ही साथ उन्हें मुक्ति मिली। विमेन जिनकी लाइफ मानी जाती थी कि घर में रहना ही है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रगल जो था, ये मूवमेंट जो थे यहाँ पर ये बाहर आई, इन्होंने स्ट्रगल किया, मार भी खाई, फिर जेल भी गई, पूरी तरह से इनका पार्टिसिपेशन था। ठीक है,
और इस तरीके से जो सिर्फ पर्दा वाली उनकी लाइफ थी उससे उन्हें मुक्ति मिली। चलिए बच्चों, बात करते हैं एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या एक्टिविटीज़ थी इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे लॉयर्स जैसे कि हो गए देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने अपनी प्रैक्टिसेस जो थी वो छोड़ दी। इसके अलावा क्या था, स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। कांग्रेस ने बायकॉट किया लेजिस्लेचर इलेक्शंस का कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चरखा, जिसको गांधी जी ने काफ़ी एम्फेसाइज किया कि चरखे का यूज़ किया जाए, तो अब लोग जो थे वो चरखे का यूज़ करने लगे और इस वजह से चरखे की डिमांड जो थी वो बढ़ गई और चरखे जो थे वो काफ़ी संख्या में बनाए जाने लगे। महात्मा गांधी खुद लोगों तक घूम घूम कर चरखे का यूज़ कैसे करना है वो उनको सिखाया कर रहे थे। इसके अलावा इसी दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, काशी, बिहार, गुजरात विद्यापीठ एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो इसी दौरान इस्टेब्लिश हुई। जो टाइटल्स थे, ठीक है, अभी हम लोगों ने समझा टाइटल्स थे, अवार्ड थे, ये सारी चीज़ें जो थी वो वापस की गई। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी टाइटल्स एंड अवार्ड्स जो थे, ऑनर्स उनको जो मिला था वो सारा कुछ उन्होंने भी वापस किया, जो कि उनको साउथ अफ्रीका में रहते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मिला था। ठीक है, तिलक स्वराज फंड की बात हम लोग करें तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या थी। यहाँ पर बहुत सारा फंड जो था वो लोगों ने डोनेट किया। लोगों ने दिल खोल के तिलक फंड में डोनेट किया था, जो कि उस समय चाहिए था। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न एंड शॉप्स वर पिकेटेड। ठीक है, जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जगह जगह चौराहों पर जलाया जा रहा था। साथ ही साथ शॉप्स जो थी उनकी निगरानी की जा रही थी। ठीक है, कि फॉरेन गुड्स जो है अगर कोई उनको खरीद कर ले जा रहा है तो उनको बाइकआउट कर दिया जाता था। ठीक है, लिकर जो है उस पर रोक लगाने के लिए बात थी। वहाँ पर जो थी विमेन एंड बच्चे ये सभी वहाँ पर पिकेटिंग किया करते थे। बाइकआउट द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1921। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स थे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे बच्चों। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए। यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्विजिलेटर के तौर पर यहाँ पर आए, घूमने, उसका दौरा करने आए। जब वो यहाँ पर आए तो लोगों ने उनका वेलकम किया। ब्लैक फ्लैग, जब हम किसी को अपोज करते हैं तो ब्लैक फ्लैग शो करते हैं, तो यहाँ की पब्लिक जो थी उन्होंने इनको ब्लैक फ्लैग जो था वो शो किया। इसके अलावा इनका वेलकम हुआ किससे, ऑल ओवर स्ट्राइक से। जब वो यहाँ पर आए उस दौरान ऑल ओवर स्ट्राइक थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे इनका वेलकम हुआ, क्योंकि पब्लिक जो थी वो बहुत नाराज़ हो चुकी थी और अब उन्हें अपनी डिमांड जो थी वो पूरी करवानी थी। नेक्स्ट है पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो जो टैक्स ज़बरदस्ती का लिया जा रहा था, अब क्या था, वो टैक्स पे करने से भी लोगों ने मना कर दिया। चलिए बात करते हैं रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेशन जो था वो किस तरीके से किया गया, दमन किस तरीके से किया गया, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्या था कि मोपलाज रेबेलियन इन मालाबार, यहाँ से कहानी जो है वो शुरू होती है। ठीक है, तो मालाबार यानी कि केरला। ठीक है, इस रेबल को हम लोग मोपलाज रेबल या कह सकते हैं कि हम लोग इसको मालाबार रेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोपलाज रेबेलियन कौन थे ये जानते हैं, ये मुस्लिम्स थे। क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि उनको रेवेन्यू चाहिए था। रेवेन्यू के लिए जो उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने जगह जगह पर ज़मींदार अपॉइंट कर दिए गए थे। ठीक है, ये ज़मींदार क्या करते थे, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। इनको एक टारगेट दिया जाता था कि ये आपका टारगेट है जो कि अचीव करना है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब ये रेवेन्यू दिन पर दिन जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई ये बढ़ता ही जा रहा था। लोगों की कंडीशन जो थी वो ख़राब होती जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो दे नहीं पाते थे। अब क्या था कि जो ये ज़मींदार थे तो ये बहुत बुरा बिहेव करते थे। जब इनको वो रेवेन्यू नहीं मिलता था तो लोगों को मारते पीटते भी थे बुरी तरह से। अब इसी में ये क्या कौन थे, ये हिंदूज होते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो ज़मींदार थे वो हिंदूज थे। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए इनके बिहेवियर से, और फिर उसके बाद कई ऑफिसर्स जो थे उनको उन्होंने मारा, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे हिंदूज़ को मारा मतलब जान से ख़त्म कर दिया। बहुत बुरा बिहेवियर किया। हम बात करें हिंदू विमेन की, केवल ज़मींदार को उन्होंने परेशान नहीं किया, उन्होंने हिंदू विमेन हो, हिंदू मैन हो, साथ ही साथ चिल्ड्रन हो, उन सभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन सभी को जान से ख़त्म कर दिया, मार डाला। जिसकी वजह से
हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो सफ़र करने लगी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। अब इसी दौरान क्या था, 1921 में ही प्रिंस वेल्स जो थे वो भारत दौरे पर आए। पहुंचते हैं वो बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे आज का मुंबई। 17 नवंबर 1921 को वो पहुंचते हैं कहाँ, बॉम्बे। और लोग जो हैं वो उनका स्वागत कैसे करते हैं, ट्रैवल स्ट्राइक हो गई, ठीक है, बाइकआउट ऑफ ट्रैवल स्ट्राइक्स हो गई, ठीक है, और सभी लोग जो थे अपने काम धाम छोड़ के स्ट्राइक में लग गए, ठीक है। तो इस वजह से मीटिंग जो थी वो वहीं बीच पर ही ऑर्गेनाइज करनी पड़ी इन लोगों को। अब क्या था कि इसी दौरान इनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। विद्रोह जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मार काट हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनको भी परेशान किया जा रहा था। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया, इनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 53 लोग जो थे उनकी जान चली गई। अब इस वजह से ये विद्रोह जो था वो और ज़्यादा भड़क गया। ये विद्रोह और ज़्यादा भड़कने से गवर्नमेंट जो थी अब वो डर गई और कि विद्रोह जो है वो और ज़्यादा ना भड़क जाए कि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, लोग हमारे खिलाफ बड़ी संख्या में आ जाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने रिप्रेशन वाली पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट की, यानी कि अब लोगों को क्या करना है, प्रेशराइज करना है, अपने कंट्रोल में लेना है। जिसके लिए इन्होंने क्या किया, खिलाफत, ठीक है, कांग्रेस, वॉलेंटियर, इन सबको इलीगल एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि अनलॉफुल है, ये इलीगल है, ठीक है। इसके अलावा बैन कर दिया इन्होंने प्रोसेशन एंड पब्लिक मीटिंग्स की, कहीं पर भी पब्लिक मीटिंग्स जो है, जुलूस है, प्रदर्शन है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इनके खिलाफ लोग आ गए और नारेबाजी वगैरह जो थी ये करने लगे और इस वजह से बहुत सारे लोग जो थे, लगभग 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये क्या थी, ये इनकी रिप्रेशन की ही तो पॉलिसी थी कि ये सारी चीज़ें बैन कर दी। जो कांग्रेस वॉलंटियर्स थे, खिलाफत थे, उन सबको इलीगल घोषित कर दिया। कितने सारे लोगों को, 30,000 लोगों को जेल डाल दिया गया। जो मेन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया, महात्मा गांधी को छोड़कर, ठीक है, महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी जो लीडर्स थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया। हालांकि जो लीडर्स जेल में गए उनके लिए वो जेल क्या थी, हॉली पिलग्रिम्स थी, उनके लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल की तरह थी, क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपने नेशनल मूवमेंट के लिए उनको जेल जाना पड़ा। इसलिए वो जेल जो था वो उनके लिए सिर्फ मतलब उनके लिए जेल ही नहीं था, बल्कि वो उनके लिए तीर्थ स्थल था। नेक्स्ट है सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था इसको क्यों रोक दिया गया, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्या हुआ, ये मूवमेंट जो था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था और यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इस मूवमेंट से काफ़ी डरने लगी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस मूवमेंट को रोक दिया गया, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मूवमेंट चल रहा था, सबका पार्टिसिपेशन था, उसी में से लगभग 3000 पेजेंट थे, ठीक है, जो कि शांतिपूर्ण प्रोसेशन कर रहे थे, जैसा कि महात्मा गांधी का कहना था, उसी तरीके से पीसफुली प्रोसेशन उनका चल रहा था, जुलूस उन्होंने निकाला। अब ऐसे में ही जो पुलिस थी, पुलिस ऑफिसर्स जो थे, उनकी तरफ से गोलियां चला दी गई। जब ये गोलियां चली तो बहुत सारे लोग जो थे उनकी जान चली गई, जिसकी वजह से ये जो जुलूस निकाला जा रहा था इतने सारे लोगों के द्वारा, ये रेबेलियन हो गए, विद्रोही हो गए और फिर अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। वहीं पर चूंकि ये जो यहाँ पर अटैक किया गया था ये पुलिस के द्वारा किया गया था, इसलिए वहीं पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें इन्होंने आग लगा दी। आग लगने की वजह से पुलिस स्टेशन में वहाँ पर लगभग 22 पुलिस वाले थे जिनकी जान चली गई जलने की वजह से। जब ये चीज़ें हुई तो महात्मा गांधी जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए और बहुत ज़्यादा दुखी हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम जो भी चीज़ें करेंगे पीसफुली करेंगे, नॉन वायलेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए और इतने सारे लोगों की जान चली गई। इस वजह से वो नाराज़ हुए, दुखी हुए और उन्होंने ये मूवमेंट जो था वो तुरंत ही वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस लिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस, वायलेंस के चलते उन्होंने क्या किया, इसे सस्पेंड कर दिया। जब उन्होंने इसको सस्पेंड किया तो बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जो कि नाराज़ हुए, नेशनल लीडर्स वगैरह जो थे वो नाराज़ हुए, सुभाष चंद्र बोस वो भी बहुत नाराज़ हुए। ये चीज़ें क्यों हुई, नाराज़ इसलिए हुए कि भाई मूवमेंट जो था वो वापस ले ही लिया गया, लेकिन उसके अलावा
जिस टाइम ये चीज़ें हुई हैं उस दौरान मूवमेंट बिल्कुल अपने पीक पर था। ये माना जा रहा था कि जल्द ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे आगे घुटने टेक देगी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, जब ये चीज़ें हुई महात्मा गांधी ने मूवमेंट को वापस ले लिया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। लेकिन चूँकि गांधी जी की पावर जो थी, ठीक है, जो उनका कह सकते हैं कद था, इस वजह से लोगों ने सामने से उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स वर शॉक्ड बाय दिस डिसीजन। तो इससे वो नाराज़ भी हुए और शॉक्ड भी हुए कि ऐसे समय में महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट जो था वो वापस क्यों ले लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको क्या लगा, उन्होंने यहाँ पर दोषी बताया महात्मा गांधी को कि ये जो चीज़ें हुई हैं आपकी वजह से हुई हैं, इसलिए उनको लगभग 6 ईयर के लिए जेल भेज दिया गया। 6 ईयर्स के लिए उनको जेल भेज दिया गया ऑन 10 मार्च 1922 को। ठीक है, तो ये है कि किस वजह से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, सक्सेस के चांसेस थे, उसको रोक दिया गया। चलिए बात करते हैं कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, इसका महत्व और इसका प्रभाव जो था वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला है इंस्पायरिंग द पीपल विथ न्यू कॉन्फिडेंस। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। कैसे, देखिए ब्रिटिश पावर जो थी वो बहुत पुराने टाइम से ही वो अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर, ठीक है, अभी भी कर रहे थे। लेकिन उस चीज़ को फेस करते 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 लोग जो थे वो स्ट्रांग हो गए, और साथ ही साथ इस दौरान क्या था, उनको एक डायरेक्शन मिल गया था। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि किस तरीके से इन चीज़ों को फेस करना है। तो जो उनको जितनी पनिशमेंट मिली थी, जितना उनके साथ अत्याचार हुआ था, उसकी वजह से अब वो फियरलेस हो गए थे, उनके अंदर कोई डर नहीं था, निडर थे, ठीक है, करेजियस हो गए थे, और साथ ही साथ स्ट्रांग हो गए थे कि भाई कोई भी ब्रिटिश पावर आओ, अब हम हैंडल करने को तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए थे कि अब उनके अंदर डर नहीं था और इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए पावर थी, और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस अब उनके अंदर था, जिसको कि कोई भी हिला नहीं सकता था। अब इनके अंदर क्या था कि अपनी जो कंट्री है, ठीक है, अपनी जो मदरलैंड है, उसके लिए वो अब अपनी जान देने को तैयार थे। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम अ मास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अब एक मास ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। देखिए क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थे, उसके साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट जो थे, ठीक है, नेशनल मूवमेंट, भाई ये किस लिए हो रहा था, नेशनल मूवमेंट के लिए हो रहा था, और इस तरीके से नेशनल मूवमेंट अब बन गए थे मास मूवमेंट। यानी कि इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो कुछ लीडर्स या कुछ लोगों का ही ना होकर पूरी पब्लिक, पूरे देश के लोग जो थे वो अब इसके साथ आ गए थे, और इस तरीके से ये एक मास मूवमेंट बन गया था। और इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एक मास ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, क्योंकि इससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब पूरे देश के लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। और हम लोग बात करें इनके ऑब्जेक्टिव्स की, इनके गोल्स की, वो भी अब सिमिलर थे एजिटेशनल नेशनलिज्म के, ठीक है, आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन से सिमिलर इनके थे। पहले क्या था, पहले बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो थे वो हम लोगों ने देखे, भाई स्वराज चाहिए, स्वशासन चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, साथ ही साथ पार्टिसिपेशन चाहिए पॉलिटिक्स में, ये सब था। लेकिन अब क्या था, पूरी तरह से एजिटेशनल नेशनलिज्म में ये चेंज हो गया था। इनका गोल जो था कि अब इनके आगे यही गोल था कि सबसे पहले अब हमको क्या करना है, ये चीज़ चाहिए, राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, वेज वर नॉट वायलेंट, ठीक है, इनके रास्ते की बात करें, इनके मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो वायलेंट नहीं थे, वो अभी भी नॉन वायलेंट थे। साथ ही साथ कैसे थे, वो ओपन थे, सभी के लिए ओपन थे, क्लोजली नहीं थे। यहाँ पर देखा हमने कि पार्टिसिपेशन जो था वो सब था, चाहे हम लोग किसी भी क्लास की बात करें, किसी भी कम्युनिटी की बात करें, और साथ ही साथ हम जेंडर की बात करें, सभी को यहाँ पर सभी का वेलकम था कि सभी लोग आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। बल्कि सभी को बुलाया जा रहा था कि सभी लोग आएँ और इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इससे जुड़े। चलिए बात करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जैसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान देखी गई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। क्या था, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये दोनों ही साथ साथ चल रहे थे। बाद में खिलाफत मूवमेंट जो था वो इसी में मर्ज हो जाता है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही मर्ज हो जाता है। ये पहले हम लोगों ने समझा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जिस तरीके की यूनिटी लोगों के अंदर, जो जोश, जो यूनिटी थी, ये पहले कभी नहीं देखी गई थी, ठीक है।
जो शहरों में रहने वाले मुस्लिम्स थे उनको इससे कनेक्ट किया जा रहा था, लोगों को साथ में इस नेशनल मूवमेंट में लाया जा रहा था। और इस नेशनल मूवमेंट में इतना ज़्यादा उत्साह, इतना ज़्यादा जोश जो था, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये बॉन्डिंग जो थी इस समय में बहुत ज़्यादा देखी गई। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ है, द नेशन दैट द ब्रिटिश रूल वॉज फॉर द गुड ऑफ द इंडियंस वॉज शैटर्ड। ठीक है, जो इंडियंस थे उनके अंदर एक मिथ था कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे भले के लिए हो रहा है। ठीक है, इसको हमने समझा भी कि ऐसी सोच क्यों थी। ऐसी सोच ये थी कि भाई इतना बड़ा जो देश है उसको हम सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए ब्रिटिश रूल जो है वो ज़्यादा अच्छे से इसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो ऐसा लोगों का मिथ था, लेकिन वो मिथ जो था वो टूट गया। कैसे टूटा इसको हम लोग समझेंगे कि जो मॉडरेट्स थे जो मॉडरेट्स थे यानी कि अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाई कि जो ब्रिटिश है वो किस तरीके से हमारी जो इकॉनमी है उसका ड्रेन कर रहे हैं, या फिर हमारी जो इकॉनमी है उसका वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब लोगों के सामने आई तो ब्रिटिश रूल जो कि लोग मानते थे कि हमारे लिए अच्छा है, अब वो एक्सपोज हो गया। लोगों को ये समझ में आने लगा कि ब्रिटिश रूल जो है वो कहीं से भी हमारी भलाई के लिए नहीं है, इसलिए अब हमें स्वशासन जो है, स्वराज जो है वो चाहिए। बेटरमेंट ऑफ द इंडिया वॉज शटर्ड। ठीक है, तो ये जो इनका मिथ था कि इंडिया के बेटरमेंट के लिए ब्रिटिश रूल है, ये यहां से टूट गया। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि है फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू ब्रिंग चेंज इन इट्स पॉलिसी। ठीक है, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करे। किस तरीके से? देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर हम लोग देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी हम लोगों ने समझा था कि उसको बीच में ही रोकना पड़ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई असर नहीं हुआ। हर एक्शन का अपना रिएक्शन होता है। ये मूवमेंट इतना ज़्यादा था, इतना बड़ा था, इतने लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था, जिसकी वजह से इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जगह मास मूवमेंट कहा जाने लगा। इतनी ज़्यादा पब्लिक इसमें साथ में आ गई थी और इसने ब्रिटिश रूल की जो फाउंडेशन थी उसको तक को हिला दिया। और इसी से डरते हुए, कंडीशन जो थी बहुत बुरी हो गई थी, इसी से डरते हुए जो वायसराय चेम्सफोर्ड थे उन्होंने कहा कि कंडीशन इतनी बुरी थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि जो कंडीशन है वो कभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और आप समझ रहे हैं जब ये सारी बातें हो रही हैं, इसका मतलब कि उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ था। चलिए बच्चों, बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि है प्रमोटेड मेनी सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, इन मूवमेंट के दौरान, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इस दौरान बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी प्रमोट हुए, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे इस दौरान क्या था, स्कूल एंड कॉलेजेस खुले। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है, बिहार विद्यापीठ, गुजरात, ठीक है, ये इसके अलावा और भी अदर कॉलेज एंड स्कूल जो थे वो खोले गए। क्यों? क्योंकि बायकॉट मूवमेंट था, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनका यूज़ नहीं करना है, तो उसका ऑप्शन चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर अपने द्वारा ये चीज़ें जो थी वो खोली गई। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट जो थी उसका प्रमोशन हुआ। देखिए क्या था कि बाहर की चीज़ें जो थी, मतलब फॉरेन से आया हुआ गुड्स जो था उसका वो लोग यूज़ कर रहे थे, और भी चीज़ें थी। यहाँ पर पूरी तरीके से क्या था, स्वदेशी को अपनाने की बात हुई, और जब स्वदेशी को अपनाने की बात हुई तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन अपने यहाँ करना पड़ेगा, अपने यहाँ करना होगा, जिसके लिए क्या था कि ये इंडस्ट्रीज़ जो थी, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले, क्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रमोट हुए, क्योंकि अपने देश की चीज़ें यूज़ करनी है। कहाँ से आएंगी? जब उसका प्रोडक्शन अपने यहाँ होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे इस दौरान उन्हें रोज़गार भी मिला। खादी बिकेम द सिंबल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, खादी जो थी वो क्या हो गई, नेशनल मूवमेंट का सिंबल हो गया। लोग जो थे खादी उसका यूज़ करने लगे, अपने घरों में ही चरखा लोगों ने लगा लिया और तकली और
सूत की मदद से, चरखे से वो फैब्रिक जो थे वो बनाने लगे। प्रोहिबिशन एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ऑल क्या है, तो अनटचेबिलिटी जो थी वो इस दौरान रिमूव हुई। देखिए इस मूवमेंट में सभी लोग जो थे वो साथ आए, हर रिलीजन हर कास्ट के लोग जो थे वो इस मूवमेंट में साथ आए, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ज़्यादा इसमें था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, अनटचेबिलिटी, कि भाई वो कई बार होता था कि वो रास्ता भी सेम ना हो, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस से लोग थे, या कह सकते हैं जो लोअर कास्ट के लोग थे, जिनको अनटच समझा जाता था, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए, ठीक है। तो जिन पर रोक लगी थी वो रोक जो थी वो हटाई गई यहाँ से। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि है द कल्ट ऑफ स्वराज बिकेम मोर प्रोनाउंस, ठीक है। कल्ट ऑफ स्वराज जो था इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होने लगा, हर तरफ से एक ही गूंज आ रही थी स्वराज। सबका कहना था कि भाई अब लक्ष्य क्या है, स्वराज, एम, अब वन ऑफ द एम लोगों को दिखाई दे रहा था क्या, कि स्वराज चाहिए। जो ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म था, या कह सकते हैं ब्रिटिश रूल जो था, वो अब एक्सपोज हो गया था। लोगों को ये समझ में आने लगा था यहाँ पर कि ब्रिटिश जो है रूल जो है वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं है, उससे हमारा कोई भला नहीं होना है। वो किस लिए है, वो सिर्फ फॉरेन एम्पेरियलिज्म के लिए है, ठीक है। फॉरेन एम्पेरियलिज्म का वो इंजन है, यानी कि एम्पेरियलिज्म जो वो करना चाहते हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, हमारे ऊपर वो अधिकार करना चाहते हैं, उसका ब्रिटिश रूल क्या है, सिर्फ इंजन है, वो उसको चलाने के लिए है, ठीक है, हम पर कब्जा करने के लिए। इसलिए अब हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। वो स्वराज, इनका ये भी कहना था कि ओनली अल्टरनेटिव लेफ्ट सेल्फ रूल, कि अब हमें क्या है, सेल्फ रूल चाहिए। सेल्फ रूल या तो हम खुद से अपना रूल करें, और या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अंडर या फिर उसके बाहर, लेकिन हमें क्या है, सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके की डिमांड जो थी वो हर तरफ गूंज रही थी। पॉपुलराइज द स्वराज कल्ट, और इस तरीके से स्वराज कल्ट जो था वो इस दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इस दौरान बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो रहा, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। लोगों के अंदर उत्साह, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें ऐसी बढ़ी कि लोगों ने कहा कि बस अब हम ब्रिटिश रूल से फाइट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम यानी आत्मसम्मान जो था, और अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, कि अब उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश एम्पायर जो है, उससे हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। अब लोगों की डिमांड जो थी, एक कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट के लिए, नेशन के लिए जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चैलेंज लेने को तैयार थे कि हमें क्या चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से फाइट करने को ये तैयार थे। पीपल प्रिपेयर्ड टू चैलेंज कॉलोनियल रूल, उसको चैलेंज करने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार थे। अब जो कांग्रेस थी वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन गई, ठीक है। कांग्रेस जो एक पार्टी थी पहले, वो अब एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन गई, यानी नेशनल मूवमेंट जो हमारे हैं, हमारी जो डिमांड है उसके लिए एक्शन का काम कौन कर रहा था, कांग्रेस कर रही थी। तो ये अब यहाँ पर एक्शन लेने का कह सकते हैं जरिया जो थी वो बन गई, और इस तरीके से कांग्रेस की फोर्स जो थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई। देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो रहा, ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, और पहले का अत्याचार जो था उसको सहते हुए लोग वैसे ही स्ट्रांग हो गए थे। और उसके अलावा क्योंकि जितना ज़्यादा अत्याचार जो था वो इतना ज़्यादा था कि उसको बर्दाश्त करते करते करते, उसको फेस करते करते कह सकते हैं, लोग जो थे वो स्ट्रांग हो गए। अब क्या था, अब किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार थे। लोगों ने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक सही डायरेक्शन अब उनको मिल गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन था, इस वजह से उनकी कह सकते हैं इच्छाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि अब वो ब्रिटिश पावर जो है उसको भगा कर ही रहेंगे, या फिर कह सकते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे ब्रिटिश रूल जो है उसके अंडर में या उसके बाहर, हमें अपनी बनानी है। चलिए बात करते हैं कॉजेस सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थे, इसके कारण क्या थे, उसकी सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसकी पहले हमने बात की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हमने डिटेल में समझा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें 1921 टू 1922, ठीक है, इस दौरान ये मूवमेंट जो थे वो चले, लोगों का पार्टिसिपेशन था। फिर हमने देखा है कि इसको बीच में रोक दिया गया।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। अब हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाएगा। इसमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे, ये समझेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको कोऑपरेट नहीं करना है, उसको सहयोग नहीं करना है, जिससे कि उनके जो काम थे वो ठप पड़ गए। ठीक है, उनके काम रुक गए। ऐसा हमने देखा कि भाई लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फॉरेन गुड्स जो है उनका हम यूज़ नहीं कर रहे, उनकी इंडस्ट्रीज़ जो है उनको नुकसान हो रहा है। ठीक, तो वहाँ पर हमने क्या देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कि उनको कोऑपरेट नहीं करना है, जिससे उनका काम रुक रहा है। अब क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जो ब्रिटिश रूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमें पैरालाइज करना है, किसके द्वारा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हुए। उस बार क्या था, रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ रहे थे। इस बार क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको तोड़ते हुए, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हुए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज बनाने की कोशिश की गई। चलिए बच्चों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो कि है बाइकआउट एंड फेल्योर ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का बाइकआउट लोगों ने क्यों किया, फेल क्यों हो गया, ये यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले साइमन कमीशन था क्या, ये जानेंगे। ठीक है, तो एक कमेटी बनाई जाती है, किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन के लिए। कहाँ, इंडिया का। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। इसको इंडिया भेजा जाता है 1927 में। किस लिए, कि जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो कितना सक्सेसफुल रहा, क्या उसमें रिफॉर्मेशन चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमीशन जो है वो यहाँ पर भेजा जाता है, जिसको नाम दिया जाता है साइमन कमीशन। क्योंकि चेयरमैनशिप जो थी वो यहाँ पर किसकी थी, सर जॉन साइमन की। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जाता है साइमन कमीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन के लिए इंडिया भेजा जाता है 1927 में। जब इसको यहाँ पर भेजा जाता है तो इसका जो वेलकम होता है वो कैसे होता है, वेलकम इनका, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं, है ना, तो इनको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए। साथ ही साथ साइमन गो बैक, ये स्लोगन इनको मिला हर तरफ से, साइमन गो बैक, यही गूंज रहा था उस जगह पे। ठीक है, अब लोग जो थे वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा था कि ये कमेटी जो थी वो बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। भाई रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं होगा तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो बनाए जाने हैं। तो इसलिए इंडियन जो थे उन्होंने इसको बहुत बड़ा अपना अपमान समझा और इस वजह से बायकॉट किया गया इंडियंस के द्वारा। उन्होंने बोला कि ये पूरी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हम जो निर्णय ले सकते हैं उसका क्या है, वायलेशन है, कि हम कोई निर्णय लेने लायक ही नहीं, हम कोई डिसीजन लेने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन जो है वो इसका बायकॉट करते हैं। साइमन कमीशन, इस आयोग में एक भी इंडियन के ना होने को इंडियन ने जाना कि ऐसा उनके साथ जानबूझकर किया गया है, उन्हें अपमानित करने के लिए किया गया। जगह जगह पर विरोध, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। लाहौर में बात की जाए तो यहाँ पर लाला लाजपत राय की लीडरशिप में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, जहाँ पर पुलिस के द्वारा क्या है लाठीचार्ज जो है वो शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय उनको गंभीर चोटें आती हैं और इसके बाद कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अपने आखिरी समय में लाला लाजपत राय ने बोला था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और आगे हम देखते भी हैं कि ये बहुत बड़ी वजह बनी, जो इस समय का जो विरोध था, एक्शन रिएक्शन था, वो ये बहुत बड़ी वजह आगे बनता है। साइमन कमीशन फेल हो जाता है और हर तरफ जो क्लाइमेट बनता है, माहौल बनता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का बनता है, लोगों में जागरूकता आती है और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो करने लगते हैं पॉलिटिक्स में अपने आने की, कि हम इंडियंस जो है उनकी भागीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और इसी का रिजल्ट था, ठीक है, इस समय का जो विरोध था इसी का रिजल्ट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जो कि हमने देखा अच्छा खासा लंबे टाइम तक चला और यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसके अलावा इसी का ही रिजल्ट था, आगे कह सकते हैं, ठीक है,
की नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए रिपोर्ट दी गई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज 1929 कांग्रेस सेशन 1929 हुआ था कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, तो उसे हम लाहौर सेशन के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने देखा लाला लाजपत राय, जो कि साइमन गो बैक, इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था जहां पर उनको लाठी लग जाती, लाठी चार्ज में लाठियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और अब इसकी वजह से पूरे देश में नाराज़गी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा थी। इसी दौरान कांग्रेस का सेशन होता है 1929 में, जो कि होता है लाहौर में। प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप जो थी उस दौरान कांग्रेस सेशन जो था लाहौर का, वहाँ पर वहाँ के प्लेटफॉर्म से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी तरफ से डिमांड की जाती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। ठीक है, कि हमको पूरी तरह से अब आज़ादी चाहिए। ये नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, हमको ब्रिटिश रूल जो है उसके अंडर में सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि हमको क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, चाहे ब्रिटिश रूल के अंदर मिले या उसके बाहर मिले, लेकिन हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब क्या था, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए कि ये जो है ब्रिटिश इनको अब यहाँ से भगाना है। और जितने नेशनलिस्ट थे अब वो पूरी तरह से हर तरह का सेक्रीफाइस करने को तैयार थे अपने नेशन के लिए। उनमें इतना ज़्यादा जोश था, या कह सकते हैं इनको भगाने की इतनी जल्दी थी कि अब वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस जो था वो करने को तैयार थे। नेशनलिस्ट जो थे यहाँ से वो सभी जो हैं वो एक साथ आते हैं, जिससे कि ब्रिटिश रूल जो है उसे उखाड़ फेंके। हर तरफ जो बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो इस तरीके यही स्लोगन जो था वो हर तरफ बोला जाने लगा था, हर कोई जो था वो बोल रहा था। जनवरी 1930 के लिए जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस सेशन था उसी के प्लेटफॉर्म से बोलते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और हम लोग 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे और उस दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हुआ कि 1930 में हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन जो ये डेट थी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने की, वो इन्होंने यानी कि पूरे देश ने सेलिब्रेट किया एज ए इंडिपेंडेंस डे के रूप में। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के लिए, जो हमारा संविधान बना 1950 में। ठीक है, लागू हुआ, संविधान बना नहीं, संविधान हमारा लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 1950 में। 26 जनवरी को ही उसको लागू किया गया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे जो था ये मनाया गया। हमें इंडिपेंडेंस डे जो थी वो इस दिन तो नहीं मिली, 15 अगस्त को मिली, तो हम लोग उस दिन मना रहे थे, बट इस डेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस डेट पर लागू किया गया। चलिए बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की प्रोग्रेस के बारे में, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रेस की बात करें, स्टार्टिंग होती है इसकी दांडी मार्च से। ठीक है, दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को हुई थी। इसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नमक कानून के नाम से जानते हैं, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट लॉ, ठीक है, इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं। इस क्या सिचुएशन थी कि सिविल डिसोबीडियंस जो था वो शुरू किया गया, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, पीछे से जो चीज़ें चली आ रही थी, हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद साइमन गो बैक वाला कंडीशन जो था, फिर लाला लाजपत राय की डेथ, फिर लाहौर सेशन जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। ठीक है, अभी तक क्या था कि हम लोग स्वराज की डिमांड कर रहे थे, यहाँ से पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है और 26 जनवरी 1930 को कहा जाता है कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने समझ लिया।
अब क्या था, जो हमारा एम था, जो हमारा गोल था पूर्ण स्वराज, उसको पाने के लिए महात्मा गांधी ने फिर आगे बोला कि हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है अब ये स्टार्ट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि आपके जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम तोड़ेंगे, लेकिन सविनय मतलब यहाँ पर वायलेशन जो है वो नहीं होगा और शांति के साथ हम लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बातें होती हैं। यहाँ पर इरविन, अभी आगे हम लोग उनके बारे में देखेंगे। तो इरविन के पास महात्मा गांधी जो हैं वो एक लेटर भेजते हैं जिसमें उनकी कई सारी डिमांड्स थी, उसी में ही एक ये भी था, लेकिन वहाँ पर उनकी डिमांड जो थी वो नहीं मानी गई। उनका कहना था कि अगर डिमांड नहीं मानी जाएगी तो फिर ये चीज़ें करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या था कि इस तरीके से जब इरविन के पास जाता है तो लेटर इरविन जो है इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी में जब हम बात करें सॉल्ट लॉ जो था कि नमक जो है, ठीक है, जो नेचुरली रेडी हो जाता है, ठीक है, किससे मिलता है, सी से मिलता है, तो क्या था कि उस पर टैक्स लगाया जाता था। जो टैक्स जो होता था काफ़ी ज़्यादा होता था। 1882 के पहले तक क्या था, वो टैक्स नहीं था, लोग अपने से सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते थे। अब क्या था कि उसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगा था, जो टोटल कह सकते हैं जो टोटल टैक्स आता था गवर्नमेंट के पास, उसमें से लगभग 8% जो था वो सॉल्ट से ही आता था। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसके लिए सॉल्ट को ही क्यों चुना, इसको भी समझते हैं। इसलिए चुना कि क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए थी। देखिए पिछले मूवमेंट जो थे वो भी क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो मास मूवमेंट था, उसमें भी पार्टिसिपेशन सबका था, हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा हम लोग बात करें लेडीज़ जो कि पहले घरों में रहा करती थी वो भी बाहर के निकल के आई, बच्चे भी उसमें शामिल हुए पिकेटिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, सबका था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मास मूवमेंट कहा गया। यहाँ पर क्या था कि लोगों को और ज़्यादा इससे हम लोग जोड़ सकें, तो इसलिए इन्होंने सॉल्ट को लिया। सॉल्ट देखें तो हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं। ठीक है, हिंदू में भी हम बात करें तो यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, हर कास्ट के लोग यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, मेन वुमेन, मतलब ये ऐसी चीज़ थी सॉल्ट जो कि सभी यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्होंने सॉल्ट को मुद्दा बनाया। जब इन्होंने सॉल्ट के लिए बात की थी उस दौरान, चाहे बात करें इरविन की, चाहे जो कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे, लगा कि सॉल्ट ये तो बड़ी ही छोटी चीज़ है, तब तक उन्हें ये चीज़ जो थी वो समझ में आई नहीं। जब इसका इम्पैक्ट आगे दिखा तब लोगों को समझ में आया ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो यहाँ पर फ़िलहाल इन्होंने सॉल्ट को इसीलिए चुना कि इससे सभी लोग जो है कनेक्ट है, यानी कि सभी की ज़रूरत जो है वो इससे पूरी होती है। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो, क्योंकि उनकी डिमांड्स जो थी नहीं मानी गई और उन्होंने बोला था कि अगर नहीं मानी जाएगी तो हम लोग 12 मार्च जो है उससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनकी तरफ से इसको सीरियसली लिया भी नहीं गया, लगा छोटी सी चीज़ है। यहाँ से महात्मा गांधी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करते हैं अपने आश्रम साबरमती आश्रम से। ठीक है, मूवमेंट विद द फेमस दांडी मार्च। ठीक है, महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द फेमस दांडी मार्च, तो दांडी मार्च के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं, इनके 78 जो वॉलंटियर्स थे वो इनके साथ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी सेट आउट ऑन द मार्च द साबरमती आश्रम, साबरमती से दांडी तक की यात्रा इनको करना था। साबरमती से दांडी तक का जो डिस्टेंस था वो था 240 माइल। ठीक है, 240 माइल, जहाँ पर डेली ये 10 किलोमीटर चला करते थे। रास्ते में लोगों से मिलते, बात करते, क्योंकि अभी क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद किया गया था। क्यों बंद किया गया था? उसको इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि वॉयलेशन हो गया था, जो इन्होंने बिल्कुल ही मना कर रखा था। इसलिए इनको था कि इस मूवमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, लेकिन सभी को ये भी समझाना है कि इसमें वॉयलेशन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं ये अपनी यात्रा, लोगों से बात करते समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो लगभग 24 डेज़ में इनकी ये यात्रा जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, गांधी जी एंड फॉलोअर्स वॉयलेटेड द सॉल्ट लॉ। तो उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं दांडी, कब? 5 अप्रैल को। ठीक है, 12 मार्च से चलते हैं, 5 अप्रैल को ये लोग पहुँचते हैं दांडी, और उसके बाद 6 अप्रैल को ये लोग सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक करते हैं। तो सॉल्ट लॉ जो था वो कब ब्रेक हुआ?
6 अप्रैल को जब वहाँ पहुँचते हैं, फिर गांधी जी जो है वो नमक बना कर दिखाते हैं। उसके बाद उनके फॉलोअर्स जो थे सभी इस काम को करते हैं और ये मैसेज जो था वो सभी जगह पहुँचता है कि हर कोई जो है अपने अपने प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पर सॉल्ट जो है वो बनाए और इस तरीके से इसको ब्रेक किया जाए। तो सिंबल ऑफ डिसोबीडियंस ये क्या था? सॉल्ट लॉ जो कि लगा था, जिसपे कहें कि राइट किसका था? जो ब्रिटिशर्स थे उनका राइट था कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करते थे। अब यहाँ पर सबको मैसेज दे दिया गया कि सभी लोग जो है वो सॉल्ट बना सकते हैं खुद ही, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये कानून जो था वो तोड़ा, जिसे हम सिंबल ऑफ डिसोबीडियंस के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कानून को तोड़ा गया, अवज्ञा की गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दांडी मार्च, ठीक। अब ये मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है कि पूरे देश में फैल जाता है, सबका पार्टिसिपेशन इसमें होता है, ठीक है। जगह जगह पर क्या होता है? एजिटेशन, स्ट्राइक, प्रोसेशन, ये सारी चीज़ें होने लगती है। इसका प्रचार जगह जगह पर किया जाने लगता है। जैसे पैम्फलेट बांटे जाते हैं वो होने लगे, जगह जगह पर बैठकें जो थी वो होने लगी। ये सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें कि जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया, चाहे फार्मर्स हो चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई जो था टैक्स देने से मना करने लगा। जो चौराहे होते थे, क्रॉस रोड्स, वहाँ पर क्या किया गया? वहाँ पर जो फॉरेन गुड्स थे उनको जलाया जाने लगा, बोन फायर, ठीक है। फॉरेन गुड्स का बोन फायर जो था वो किया जाने लगा, यानी वहाँ उसकी होलिका जो थी वो जलाई जाने लगी कि फॉरेन गुड्स जो है उनका बायकॉट करना है। इसलिए विमेन जो थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जगह जगह प्रोसेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने जगह जगह पर पिकेटिंग की। विमेन के बाद साथ ही बच्चे भी होते थे इसमें शामिल, कि जो शॉप्स होती थी उन पर निगरानी रखना कि कोई भी फॉरेन गुड्स जो है वो ना खरीदे या लिकर जो है वो ना खरीदे। तो ऐसी शॉप्स पर पिकेटिंग जो थी वो की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेंबर लेजिस्लेचर के जिन्होंने अपनी जो पोस्ट थी उससे रिज़ाइन किया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया, यानी कि इस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो थे वो जुड़ते जा रहे थे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। ये मूवमेंट जो था वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ। देखिए, ये मूवमेंट लोगों तक पहुंच रहा था, लोग इससे जुड़ रहे थे, लेकिन ये और तेज़ी से स्प्रेड होता है जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसकी वजह से पब्लिक जो है वो बहुत नाराज़ हो जाती है और जगह जगह पर जो लॉ थे उनका वायलेशन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। लोग जगह जगह पर विरोध करने लगते हैं। 6 to 13 अप्रैल, ठीक है, 6 to 13 अप्रैल जो ये टाइम था, ये जो वीक था, इसको लोगों ने नेशनल वीक के रूप में सेलिब्रेट किया और जगह जगह पर कानून तोड़ने वाला काम करने लगे। हम बात करें, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, ये ऐसी जगहें थी जहां पर लोगों ने सॉल्ट जो है वो बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। जगह जगह से कहा जाने लगा कि भाई हम लोग को क्या करना है, लॉ जो है वो ब्रेक करने हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाए, सारे कामकाज उनके ठप हो जाए। तो यहाँ पर सॉल्ट लॉ जो है, जहाँ जहाँ लोग सॉल्ट लॉ तो तोड़ सकते थे वो किया उन्होंने। जिन जगहों पर सॉल्ट लॉ जो है उसमें नहीं आ सकते थे, उसको नहीं तोड़ सकते थे, दूसरे लॉज जो थे उसको उन्होंने तोड़ा। जैसे कि हम बात करें डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ जो था वो लगाया गया था, ठीक है। हम बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर फॉरेस्ट लॉ जो था वो लगाया गया था। फॉरेस्ट लॉ क्या था इसको भी देख समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या था, जैसे पहले जो फॉरेस्ट होते थे वहाँ पर ट्राइब्स रहा करते थे, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स जो हैं ये यहाँ पर आ गए तो फॉरेस्ट जो थे उनको साफ़ करवा के वहाँ पर उन्होंने खेती करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट थे वहाँ से जो टिम्बर वगैरह मिल जाती है तो उनकी कटाई, उनकी देखभाल, ये सारी चीज़ें, जिसके लिए उनको वर्कर्स चाहिए। अब ये वर्कर्स कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर जो ट्राइब्स रहते थे इनको भगा दिया गया यहाँ से। कुछ लोग जो है वो वहाँ पर रह सकते थे, लेकिन किस लिए रहेंगे, वो इसलिए रहेंगे कि वहाँ पर उनको काम करना है, ठीक है। तो अदर जो वर्कर्स थे वो भी, प्लस जो ट्राइब्स भी थे उनको काम करने के लिए वहाँ पर दिया गया। लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट में उन्हें काम करना है बिना, जो ऑफिसर्स थे बिना उनकी परमिशन के बाहर नहीं निकल सकते थे, ठीक है। तो उनको एक तरीके से जो कहते हैं बंधुआ मजदूर वो बनाकर रखा जाता था, अपनी मर्जी से वो कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनका एक टाइम पीरियड होता था कि इतने टाइम के लिए आपको रखा जा रहा है और तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन अब क्या था, यहाँ पर जो लॉ थे उनका वायलेशन करना था और इस तरीके से लोगों ने जो फॉरेस्ट लॉ था इसको तोड़ा। जो फॉरेस्ट थे वहाँ से भाग भाग कर फॉरेस्ट लॉ जो था वो तोड़ा।
अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया कि चौकीदारी टैक्स जो था उसको नहीं पे किया। जैसे हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की तरफ, वहाँ पर चौकीदारी टैक्स लोगों ने पे नहीं किया और इस तरीके से उन्होंने लॉ तोड़ा। आगे हम बात करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थी, यहाँ पर खान अब्दुल गफ़ार खां, इन्होंने क्या किया, रेड शर्ट वॉलंटियर्स जो थे उनको साथ में लिया। रेड शर्ट वॉलंटियर्स, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें लोग जो थे वो रेड शर्ट, रेड कुर्ती जो थी वो पहनते थे, जिसको कहा जाता था लाल कुर्ती दल। ठीक है, तो ये वॉलंटियर्स जो थे इनकी हेल्प से आगे ये जो मूवमेंट था इन्होंने चलाया। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। तो ये मूवमेंट जो था अपने वॉलंटियर के साथ इन्होंने चलाया और इस तरीके से ये मूवमेंट जो था वो आगे बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते ये ईस्ट तक मणिपुर के लोग जो थे वो भी इसमें शामिल होते चले गए। चलिए बात करते हैं थर्ड, जो कि है टर्म्स ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो था उसकी शर्तें क्या थी वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे और साथ ही साथ जान लेते हैं गांधी इरविन पैक्ट था क्या। तो महात्मा गांधी जिनको कि अरेस्ट कर लिया जाता है जब सिविल डिसोबीडियंस हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होते हैं। इसलिए इंस्पायर होते हैं कि हमें इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि ब्रिटिश पावर जो है उसको हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दूसरी तरफ ब्रिटिश पावर वाकई डर रही थी, उनको था कि ये मूवमेंट जो है वो किसी तरीके से बंद करना है, तो मूवमेंट जिसने चलाया है उससे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी जो कि जेल में थे उनसे बात की जाती है, किसके जरिए, तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर, इन दोनों के इनको मीडिएटर बनाते हुए महात्मा गांधी से बात की जाती है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट 1931 के नाम से जानते हैं। चूँकि 1931 में हुआ था इसलिए गांधी इरविन पैक्ट 1931 के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पैक्ट जो था या ये समझौता जो था वो क्या था जिसकी वजह से महात्मा गांधी माने, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैक्ट गवर्नमेंट अग्रीड टू, किस बात पर अग्री हुई, विदड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंस, जो भी अध्यादेश दिए गए हैं, जो भी ऑर्डिनेंस दिए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रोसिक्यूशंस है यानी मुकदमा जो भी किया गया है वो सारी चीज़ें वापस की जाएंगी। जिन लोगों को, जिन पॉलिटिकल लीडर वगैरह को क्या किया गया है, कैद कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जाएगा जो कि वायलेशन में शामिल नहीं थे। जिन्होंने भी हिंसा की गई होगी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट जो कि जिन्होंने वायलेशन की थी। ठीक है, परमिट पीसफुल पिकेटिंग। अब यहाँ पर जो जगह जगह हमने देखी कि पिकेटिंग हो रही थी, विमेन ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेशन विमेन जो थी उनका था और बच्चों का था, क्योंकि बच्चों को ऐसा काम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी भी परमिशन दे दी गई कि पिकेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। लिकर शॉप हो गई, फॉरेन गुड्स हो गए, इन जगहों पर पिकेटिंग की जा सकती है लेकिन पीसफुली। रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सत्याग्रही, जो सत्याग्रही थे उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया था। तो यहाँ बोला गया कि ठीक है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी हम लोग वापस कर देंगे। परमिट द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट लॉ जो था ये ब्रेक किया गया था। अब यहाँ पर लोगों को ये परमिशन मिल गई कि वो सॉल्ट जो है उसे कलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ हद तक जो डिमांड्स थी वो यहाँ पर मानी गई कि सॉल्ट लॉ जो है उसको हटाया जाए। जैसे हमने देखा तो वो था डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह करना है वो करिए, पीसफुली करिए। इस तरीके से यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ चीज़ें जो थी वो मानी गई। चलिए बात करते हैं जो गांधी इरविन पैक्ट था, ये जो समझौता हुआ, इस पर आगे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी या फिर कह सकते हैं कांग्रेस किन बातों पर अग्री हुई। ठीक है, ये देखते हैं। तो कांग्रेस ने अब बोला कि ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसको हम क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे अभी। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए इसके पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी जो कि हुई थी नवंबर 1930 में, लेकिन उसमें देखा जाए तो कोई भी इम्पोर्टेंट लीडर जो था या कह सकते हैं इंडियन मेंबर्स जो थे वो शामिल नहीं थे। इस वजह से ये फर्स्ट राउंड टेबल जो मीटिंग थी या कॉन्फ्रेंस जो थी ये फेल रही। ठीक है, इसलिए अब क्या था, मनाना था कि भाई दूसरे में ये लोग आ जाएं, इसलिए कांग्रेस जो थी ये मानती है कि ठीक है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस एट्रोसिटीज़। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि ठीक है पुलिस जो है, जो यहाँ पर जो अत्याचार हुए हैं इसके लिए हम लोग नहीं कहेंगे कि पुलिस इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन
करे। तो ये जो कंसेंट थे कांग्रेस की तरफ से वो माने गए, ठीक है। हालांकि अगर हम देखें तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो समझौता हो गया। कुछ चीज़ें थी कि भाई सॉल्ट जो है उस पर से टैक्स हटा लिया गया। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो जो लोग जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। जो नेशनलिस्ट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया गया था, वो छोड़ दिया गया। ये चीज़ें हुई। लेकिन वहीं पर हम देखें जो रेडिकल्स थे यानी कि जो गर्मपंथी थे वो इससे खुश नहीं हुए। वो इसलिए नहीं खुश हुए कि अगर महात्मा गांधी से बातचीत हो रही थी, यहाँ पर समझौता हो ही रहा था, तो महात्मा गांधी जो हमारा गोल था उसकी भी बात रखते, तो वो गोल जो है वो अचीव करना ज़रूरी था। जिसकी वजह से हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। हमारा गोल क्या था? पूर्ण स्वराज का। तो ये चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये बातें जो थी वो मानी गई। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट है हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुई थी सितंबर में और सितंबर टू दिसंबर 1931 तक चली थी। 1931 सितंबर से 1931 दिसंबर तक ये चली थी। फर्स्ट हमने देखा नवंबर 30 से स्टार्ट हुई थी और जनवरी 31 तक चली थी, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये किस लिए ऑर्गेनाइज की गई थी? हमने देखा 1919 का जो एक्ट था उसके रिव्यू के लिए आते हैं साइमन, ठीक है, जहाँ पर साइमन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। अब आगे इनकी जो रिपोर्ट थी उस पे बातचीत के लिए हम देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं जाता है इंडियन मेंबर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर महात्मा गांधी पहुँचते हैं, उधर से भीमराव अम्बेडकर जो है ये भी पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जब जाते हैं बातचीत क्या होती है, किस पर्पस से जाते हैं, बट वहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी नाराज़ होते हैं और वो बीच में ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको छोड़कर आ जाते हैं। वहाँ क्या बात हुई थी? वहाँ ये हुई थी कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनकी तरफ से माइनॉरिटी वाला इशू जो था वो रख दिया गया, यानी डिप्रेस क्लास जो है, ठीक है, डिप्रेस क्लास के लिए यहाँ पर डिमांड रखी जाती है कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम्स के लिए पहले से ही डिमांड हो रही थी, क्रिश्चियन जो थे उनकी भी डिमांड होने लगी, एंग्लो इंडियन थे उनके लिए डिमांड होने लगी, इंडियन क्रिश्चियन थे उनके लिए डिमांड होने लगी। सबका ये हुआ कि अलग अलग प्रोविंसेस जो हैं वो उनको इलेक्शन के लिए दे दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दिया जाए, यानी कि उस जगह से उन्हीं का कैंडिडेट जो है, उन्हीं की कम्युनिटी का कैंडिडेट जो है वो खड़ा होगा और उसी की कम्युनिटी के लोग जो है वो उसे वोट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी डिमांड जो थी वो रख दी गई। ये क्या था? ये पूरी तरीके से लोगों को बांटने वाली बात थी, देश को बांटने वाली बात थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी यहाँ से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पावर जो थी, उसकी तरफ से रिफ्यूज़ किया जाता है। देखिए महात्मा गांधी गए किस लिए थे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिलाने, ठीक है, अदर जो डिमांड्स थी उनको मनवाने, ये सारी चीज़ों के लिए गए थे। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से बोला जाता है कि भाई अभी तुरंत में हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपको देने वाले नहीं है, यानी आपका रूल हो ऐसा कोई दर्जा हम देने वाले नहीं है। महात्मा गांधी नाराज़ होते हैं और दोबारा से हम देखते हैं यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जो पहले रोक दिए गए थे। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि है रिवाइवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको फिर से शुरू किया गया, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहले हमने देखा गांधी इरविन पैक्ट जो था वो साइन हुआ, वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको रोक दिया गया था, ठीक है। अब वो वापस से शुरू हो जाता है। हमने देखा किन कंडीशन से, ठीक है, महात्मा गांधी डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है। दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर बात होती है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, सबके लिए अलग अलग, इस वजह से कि भाई ये देश को बांटने वाली बात हो गई, लोगों को बांटने वाली बात हो गई, इससे ये नाराज़ होते हैं और वापस से अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसको क्रश करने के लिए बहुत ही हार्ड स्टेप्स लिए जाते हैं। कितने सारे इनोसेंट लोग जो हैं उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, मारा पीटा जाता है। बहुत सारे जो सत्याग्रही थे, 1 लाख से ज़्यादा सत्याग्रही जो थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें 1000 से ज़्यादा नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको जब्त कर लिया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हो गई, हाउसेज हो गए, उन सभी को जब्त कर लिया जाता है। और प्रेस सेंसरशिप जो है वो इम्पोज कर दी जाती है। प्रेस सेंसरशिप क्या थी? जैसे हमने देखा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि आप कुछ भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकेंगे, तो वहाँ पर एक दायरा जो है, बाउंड्री जो है वो बना दी गई। सत्याग्रहीज वर पुट इन जेल, ठीक है, तो ये भी हमने देखा लाख से ज़्यादा सत्याग्रही जो थे वो क्या थे,
जेल में डाल दिए गए थे। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को क्रश करने की पूरी कोशिश की गई थी। अब यहाँ से कम्युनलिज्म की जो खाई थी वो और ज़्यादा गहरी होने लगती है। एक तरफ हरिजन्स, उन्हें ये दिख रहा था महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी, यानी कि यहाँ पर उनके अपलिफ्टमेंट का काम हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना, इसकी वजह से उनके अंदर नाराज़गी बढ़ी। दूसरा, जो ब्रिटिश पावर थी वो भड़काने का काम ही करती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है वो डिक्लेयर किए कि हम लोग ये अवार्ड जो है वो देंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से बोला गया कि जो हरिजन्स हैं उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिज्म जो है उसकी आग को और बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पावर जो थी उन्होंने ऐसा कहा। महात्मा गांधी जो कि इसके बिल्कुल ही खिलाफ थे, उन्होंने बोला कि मैं आमरण अनशन करूंगा। गांधी जी अंडरटुक अ फास्ट अनडू डेथ। ठीक है, जब तक वो जीवित है तब तक न कुछ वो खाएंगे न कुछ वो पिएंगे अगर डिमांड्स नहीं मानी जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके बीच में एक समझौता होता है जिसको कि हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को इनके बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, जहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट की बात होती है कि जो अपर कास्ट हैं और जो हरिजन्स हैं इन दोनों के बीच में जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है, और इस तरीके से महात्मा गांधी फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे वो वापस ले लेंगे। कब? मई 1933। और इसके बाद हम देखते हैं मई 1934 को फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था इसको वो वापस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से महात्मा गांधी जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि वॉयलेशन और उसमें आ जाते हैं, नॉन वायलेंस में ही उनका फेथ रहता है, ट्रूथ में ही होता है, बट जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी वहाँ से वो संन्यास ले लेते हैं, उसे वो छोड़ देते हैं। तो दांडी मार्च, इसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी की तारीफ की थी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दांडी मार्च के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने क्या कहा था ये हम देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है इन्हीं कोट से भी बन जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से बन सकता है, ये कोट किसने दिया था, ये किसने कहा था, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से महात्मा गांधी की तुलना किसने की थी, है ना। तो यहाँ पर ये हम समझ लेते हैं। द दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मे बी कंपेयर्ड विथ नेपोलियंस मार्च ऑन पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा और टू मुसोलिनीज मार्च ऑन रोम विथ अ व्यू ऑफ द सीजर ऑफ पावर। इन माई व्यू इट वॉज अ ग्रेट बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट मूवमेंट। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके लिए बोला था, महात्मा गांधी जी के लिए बोला था। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कुछ लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, रियलिटी देखी जाए तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं दिखा, बट जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट रहा उसमें इसका रोल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहली चीज़ को लोगों को फाइट करने का एक तरीका जो था वो मिल गया बिना वायलेंस के। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि लोगों का फेथ जो था वो और ज़्यादा बढ़ा नेशनलिज्म के लिए। तीसरा, जो ब्रिटिश पावर थी वो एक्सपोज हुई। ठीक है, चौथा, यहाँ पर हम देखें भाई जिस चीज़ के लिए शुरू किया गया था, मतलब सॉल्ट लॉ जो ब्रेक किया गया था उस समय उस पे से तो टैक्स हट ही गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फेथ इन द ब्रिटिश रूल हैड शैटर्ड। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के लिए लोगों के अंदर जो फेथ था वो यहाँ से टूट गया। जो इनकी सप्रेशन की पॉलिसी थी, जो इनकी आपस में लड़ाने की पॉलिसी थी, ये सारी चीज़ें जो थी अब लोगों को समझ में और अच्छे से आ गई इस मूवमेंट के बाद। ये मूवमेंट जो चला था 30 to 34, ठीक है, 30 में स्टार्ट हुआ था, बीच में थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लगा और उसके बाद फिर से ये चला, तो टोटल 1930 से 1934 तक ये चला था, जहाँ पर लोग जो थे ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इसके बारे में जान गए थे। और इस तरीके से ब्रिटिश नेचर के लिए उनका जो या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश रूल के लिए उनका जो फेथ था वो अब उनको समझ में आ गया, वो भ्रम उनका टूट गया कि ये हमारा भला भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है विल टू फाइट द इलेक्शंस वाज रिवाइव्ड। ठीक है, तो लोगों के अंदर अब ये कह सकते हैं कि ये विल जो थी आई, ये पावर आई कि अब वो क्या करेंगे, आगे आने वाले इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे या आगे वो चुनाव लड़ेंगे। इसी बारे में डॉक्टर वीरकेशवर प्रसाद सिंह क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वीरकेशवर प्रसाद सिंह, द लेजिटी ऑफ दिस मूवमेंट लेट द इंडियंस टू थिंक एंटरिंग द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इंडियन जो थे अब यहाँ पर इंस्पायर हुए कि वो
पार्टिसिपेट करेंगे या फिर वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे आगे इसमें स्टेप बढ़ता है तो वो हम देखेंगे। देखिए, ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था उसकी अगर देखें बीच में रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी वो भी काफ़ी सक्सेस रहा। इसके बाद हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसका ही नतीजा था, इन्हीं दोनों मूवमेंट जो मास मूवमेंट थे, इन्हीं दोनों का नतीजा था कि पब्लिक जो थी अब वो कांग्रेस के साथ आई थी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीज़ें कैसे हुई थी। तो क्या होता है कि 31 मार्च 1933 को कांग्रेस की एक मीटिंग होती है दिल्ली में, जहां पर डॉक्टर अंसारी चेयरमैनशिप उनकी होती है। ठीक है, चेयरमैन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि स्वराज पार्टी जो बाल गंगाधर तिलक जी की पार्टी थी उसको फिर से हम लोग जीवित करेंगे। बहुत ही कैपेबल कह सकते हैं लोग थे, तो इसलिए बोला गया कि इसको हम लोग फिर से जीवित करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले जो इलेक्शंस है वहाँ पर हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उसमें खड़े होंगे। ठीक है, अब क्या था कि इसके लिए क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई कि आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। इसलिए फिर होता है 1937 का सेंट्रल लेजिस्लेचर का इलेक्शन। ठीक है, 1937 का सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्शन होता है, जहां पर कांग्रेस का रिजल्ट जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, यानी कि कांग्रेस को अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। अब यहाँ पर क्या था, इतनी बड़ी सक्सेस क्यों मिली थी, क्योंकि अब कांग्रेस जो थी वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस को सक्सेस मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस जो है उसको अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। देखा जाए तो सभी जगह, सभी प्रांतों में, सभी जो प्रोविंसेस थे सभी जगह पे कांग्रेस को जीत मिलती है, पंजाब को छोड़कर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस का कद जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा इन्हीं मूवमेंट्स के आगे बढ़ने की वजह से। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है रिवाइवल ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थे उनका रिवाइवल है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जब हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे उनका रिवाइवल होता है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं पुनरुद्धार, उनकी प्रोग्रेस। ठीक है, दोबारा से उसमें सुधार, ये सारी चीज़ें, तो उनका रिवाइवल देखने को मिलता है। हम देखें तो जो ये था सिविल डिसोबीडियंस का जो टाइम पीरियड था, यानी कि 1930 से कब तक था, 1934 तक। ठीक है, तो जो इसका टाइम पीरियड था, इस दौरान हम देखें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो हैं वो सामने आते हैं और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो भी आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखते हैं कि भगत सिंह और उनके दो साथी, कौन, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को हैंग कर दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनको अपने विरोध में होने की वजह से हैंग करती है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है 1931 को। ठीक है, ये तो आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारी मूवी सीरियल्स वगैरह आपने देखे भी हैं, तो इस बारे में आपको डिटेल जो है वो पता होगी। ठीक है, तो इन लोगों को इसलिए क्या किया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। अब ये जो इनका सेक्रीफाइस था अपने देश के लिए, तो वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया कि उनको ख़त्म कर दिया गया तो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। इससे यहाँ का जो यूथ था वो और ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और हम बात करें कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे वो भी आगे बढ़ते गए, और अदर लोग भी जो थे वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन उनका और जोश के साथ बढ़ता गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें अगर, ठीक है, इंडियन यूथ जो था वो इनके सेक्रीफाइस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। अब यहाँ पर हम देखें इनके जो मेथड थे, जो ये रेवोल्यूशनरी थे, इनके मेथड, बाकी हम बात करें कांग्रेस के या महात्मा गांधी के मेथड, ये अलग थे। जैसे हम बात करें कांग्रेस या महात्मा गांधी पीसफुली चीज़ों को सॉल्व करने में विश्वास रखते थे, नॉन वायलेशन तरीके से हैंडल करने में, लेकिन यहीं पर रेवोल्यूशनरी जो थे ये पूरी तरह से रेवोल्यूशन जो था, चेंज ला देना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनको मारना पीटना भी कर सकते थे। इसके अलावा अपने देश के लिए क्या करना है, धन जुटाना है, वेल्थ जो है वो जुटानी है, उसके लिए जो ब्रिटिश खजाने थे उस पर भी ये अटैक कर सकते थे। तो यहाँ पर मेथड इन दोनों के अलग थे, लेकिन फिर भी ये दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहे। क्यों ऐसा रहा? ऐसा इसलिए रहा क्योंकि दोनों के एम जो थे वो सेम थे, दोनों के एम जो थे वो सेम थे, मेथड जो थे वो डिफरेंट थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहे गए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि है डीपेंड द रूट्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम की रूट्स जो थी वो इस मूवमेंट की वजह से और ज़्यादा गहरी हुई। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनका मानना है कि जो ये
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ पर देखा जाए तो इनका मानना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था इसने लोगों के लिए, जो नेशनलिस्ट थे उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला दी कि ब्रिटिश पावर जो है अब क्या है, धीरे धीरे वो टूट रहा है, तो अब हमको बारी है आखिरी हमले के लिए। उसके लिए उन्होंने अपने वेपन जो थे वो तेज किए, यानी कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो गेन हुआ कि वो ब्रिटिश पावर जो है उसको किस तरीके से अब हराया जा सकता है। और साथ ही साथ लोग जो थे अब एक बड़ी पावर उसके खिलाफ आने के लिए बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लॉ सफर्ड बाय द इंडियंस ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल। ठीक है, इस स्ट्रगल के दौरान हम देखें तो जो इंडियंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बिल्कुल किया वाकई में, लेकिन इस कंपनसेशन के रूप में उनको क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला, जो कि काम आया आगे हमको आज़ादी दिलाने में। ठीक है भाई, लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल जो था वो फेस किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया लोगों ने। कैसे भाई, ये जो मूवमेंट चल रहे थे, कितने सारे लोग जो थे उन्हें जेल जाना पड़ा, कितने सारे लोगों की डेथ हुई, कितने सारे लोगों को चोट आई, बच्चे जो थे स्कूल छोड़कर घर में बैठ गए। ठीक है, लोग जो थे अपनी जॉब से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको इस दौरान फेस करनी पड़ी, लेकिन यहाँ से उनको एक्सपीरियंस मिला। कहते हैं ना कि कोई चीज़ जो है वो बिना कोई वैल्यू दिए हुए नहीं मिलती है, या फिर कह सकते हैं हर चीज़ के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पर लोगों ने सफ़र किया, बट उसके एवज में उनको क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला, जो कि आगे नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत काम आया। चलिए आइए अब यहाँ पर हम लोग कुछ कोट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको हम देखें कहीं पर कहा जा सकता है कि सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत गहरा था, जो कि हमें आगे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अनसक्सेसफुल कहना गलत है। ठीक, आइए देखते हैं क्या कोट्स थे, उनको समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस एंड विठल भाई पटेल जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया द महात्मा एज अ पॉलिटिकल लीडर हैड फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड विलिंगटन जो थे, वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, द कांग्रेस इज इन अ डेफिनेटली लेस फेवरेबल पोजीशन देन इन 1930 एंड हैज़ लॉस्ट इट्स होल्ड ऑन द पब्लिक। ठीक है, तो अगर हम देखें ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या था, हमें आगे देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो थी वो पावरफुल होके और आगे जीतती भी है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एप्टले रोड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसेंट स्ट्रगल इंडियंस हैड फ्रीड देयर ओन माइंड, दे हैड वॉन इंडिपेंडेंस इन देयर हार्ट्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।